प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ख़ास तौर पर 2 सालों से इंडिया इंडिया कर रहे हैं। अगरचे 2 सालों से नहीं, वो बीच में जब से आए हैं करते ही रहे हैं, कोई ना कोई इंडिया पे दोष धरते ही रहे हैं। लेकिन इस वक्त ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो बल्कि पूरा कनाडा टैरिफ 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 कर रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि टैरिफ लगेंगे ही इंडिया पर हर सूरत। सो मच सो कि उनकी एक जो मीटिंग हुई वहाँ पे जब केविन ओलेरी के साथ अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियला स्मिथ मिलने गई, तो उन्होंने आने के बाद कहा कि टैरिफ तो कनाडा पे लगने ही लगने हैं। हालांकि अल्बर्टा की प्रीमियर के बहुत अच्छे टर्म्स हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट माफ़ कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो अब ये जो शब्द हैं जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे कि ट्रूडो कह रहे हैं इंडिया 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 और ट्रंप कह रहे हैं टैरिफ्स टैरिफ्स टैरिफ्स, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये केविन ओलीरी के शब्द हैं, जो उन्होंने ब्रायन लिली को इंटरव्यू देते हुए 1 या 2 रोज़ पहले सन मीडिया पे ये बात की। उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये शख्स इंडिया 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 कर रहा है और उधर मसला ये है कि अब टैरिफ्स हमारे गले पड़ रहे हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि इस वक्त कनाडा की पॉलिटिक्स, कनाडा की इकॉनमी, कनाडा का सोशल फैब्रिक टैरिफ्स 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 पे ही घूम रहा है। और हमारे यहाँ जो एक नरेटिव वोट बैंक के लिए बनाया था जस्टिन ट्रूडो ने, इंडिया इंडिया इंडिया, उनका ये ख्याल था कि वो कोई चंद हज़ार या शायद 1 आध लाख एक्स्ट्रा वोट ले लेंगे एक सर्टन कम्युनिटी से, तो जो यहाँ के वोट पॉलिटिक्स में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम पॉपुलेशन के हम देश हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनमें से जीतने वाले के पास वोट 20-25 हज़ार होते हैं टोटल, और जो हार रहा होता है वो शायद 18,000 से हार रहा होता है, 18,000 वोट लेके आई मीन, तो 2-3-4 हज़ार का वोटों का फ़र्क होता है। और ट्रूडो क्या यही टारगेट था कि मैं नए स्टूडेंट्स मंगवा लूँगा, इमिग्रेंट्स मंगवा लूँगा और फिर उनको मैं वोट देने का हक दे के अपने हक में वोट डलवा लूँगा। वो तो काम नहीं किया। और इंडिया इंडिया का जो रेटरिक है वो तो ट्रूडो का अब कहीं लॉस्ट है फॉर द टाइम बीइंग। अब इस वक्त कनाडा में टैरिफ्स 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 ये एक चल रहा है। हालांकि जब इंडिया इंडिया की बात करते थे वो एक छोटे लेवल की बात थी, यानी ट्रूडो को जेब नहीं देता था अगर कोई उनके कंसर्न्स थे इंडिया के हवाले से, जो उनके इनफैक्ट पॉलिटिकल थे, क्योंकि इंडिया में उनका स्वागत अच्छा नहीं हुआ था, इंडिया से उनको लिफ्ट नहीं मिलती थी। लेकिन चलिए, अगर निजर के यहाँ पर असैसिनेशन के बाद ट्रूडो का ये ख्याल था कि मुझे फॉरेन इंटरफेरेंस को रोकना है, तो वो फॉरेन इंटरफेरेंस तो ना रुकी जब ट्रंप ने टैरिफ्स 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 कहना शुरू कर दिया। इसकी सरकार की चूल्हे हिल गई। विद इन 1 मंथ ये सारा मंजर देखा, अपनी इंटेंट ऑफ रेजिग्नेशन शो कर दी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर केविन ओलेरी जैसा बिजनेसमैन जो अभी डैनियल स्मिथ के साथ प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में मिला, और उसके बाद उनके कई इंटरव्यूज़ आए हैं, जिनमें उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू ब्रायन लिली के साथ सन मीडिया पे है। आप जाके उस इंटरव्यू को सुन सकते हैं, उसमें कहीं उन्होंने ये बात की है। अब ये है सिचुएशन इस वक्त हमारे जियो पॉलिटिक्स की, और ये कैसे आगे बढ़ती है इस पे हम बातचीत जारी रखेंगे। मैं आपके क्वेश्चंस भी तुरंत लूँगा और आप हमें क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है नए साल की शुरुआत से कि मैं वीक में कम से कम 2 बार तो आपके साथ लाइव बातचीत किया करूं, मंडे को, वेडनेसडे को, और अगर मौका मिले तो फ्राइडे को भी। और ये जो एक सिलसिला है इसको मैं जारी रखना चाहता हूं, ताकि आपके साथ एक इंटरेक्शन बने और आप हमारी बातचीत को सुने। हमारी बातचीत बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें बहुत सारी बातें मैं लाइव आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी बड़ी से बड़ी तादाद हमारे साथ जुड़े और इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पे हम बातचीत भी करें। ये समय मुझे पता है भारत में ऑलमोस्ट मिडनाइट का समय है,
और ये ज़रा देर समय है, मगर इतने ज़्यादा लाइव शोज़ चल रहे होते हैं। मैंने ये समय इसलिए चुना कि जब आप फारिग हो जाएं सभी कामों से तो आप भी इंगेज हो। पाकिस्तान में भी आलमोस्ट मिडनाइट का समय है, वहाँ से भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। फिर कनाडा और अमेरिका में ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये आफ्टरनून का है, लंच के बाद का है, या लंच कुछ का चल रहा हो ऑफिस में, तो आप इंगेज होजिए और आप इन 30-40 मिनट्स में मेरे से बहुत सारे सवालात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर इन्हीं चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक कर सके तो हमें कंट्रीब्यूट भी कीजिए। बातचीत हम आपके साथ जियो पॉलिटिक्स के हवाले से करते रहते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अगले वीक मंडे को प्रेसिडेंट 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के तौर पर ओथ लेंगे। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, वहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पे इफ़ेक्ट करने वाले वहाँ से एग्जेक्टिव ऑर्डर्स निकल सकते हैं। टैरिफ्स के बारे में तो वो यही कहते हैं कि 20 जनवरी को या 21 जनवरी को जो पहला या दूसरा एग्जेक्टिव ऑर्डर आएगा वो तो टैरिफ्स पे आएगा। अच्छा, टैरिफ्स की बात सिर्फ कनाडा के लिए नहीं है, टैरिफ की बात चाइना के लिए भी है, मैक्सिको के लिए भी है, और देशों के लिए भी है, यूरोपियन यूनियन के लिए भी है। मगर अभी तक उन्होंने अपनी ट्वीट में, अपनी बातचीत में 3 देश कहे कि इनके ऊपर टैरिफ लगने की शुरुआत होंगी, कनाडा, मैक्सिको और चाइना। मगर बार बार जिक्र जो हो रहा है ना टैरिफ्स टैरिफ्स टैरिफ्स, वो कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, इसलिए कि उन्होंने कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात भी कर दी। कनाडा के मीडिया पे आप चले जाइए, प्रिंट मीडिया हो या उनका विजुअल मीडिया हो, उनके वीडियो टॉक शोज़ हो, CBC हो, ग्लोबल हो, यहाँ का मीडिया, सभी पे इस वक्त टैरिफ्स 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 की बातचीत चल रही है। और वाकई ही जैसा कि केविन ओलीनी ने कहा, कुछ महीने पहले इंडिया 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 होता रहता था, मगर अब टैरिफ्स 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 एक ही मौजू है, एक ही सब्जेक्ट है। प्रीमियर जो हमारे हैं यानी चीफ मिनिस्टर ऑन्टेरियो के, वो कह चुके हैं कि अगर ये टैरिफ्स लग गए तो 5 लाख जॉब्स जो हैं वो चली जाएंगी। जो प्रीमियर अल्बर्टा की हैं डैनियल स्मिथ, वो मिल रही हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से, और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बी प्रिपेयर्ड, टैरिफ्स आर कमिंग टू कनाडा। उन्होंने ये बात अभी मंडे को ही कही है, और इसी लास्ट वीकेंड को उनकी मीटिंग भी हुई, और केविन ओलीनी ने उस सारी मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन CBC को एक इंटरव्यू देते हुए भी कही, और इसके साथ साथ सन मीडिया पे ब्रायन लिली के साथ बातचीत भी की। जो उनका इंटरव्यू CBC पे था डेविड कॉचरेन के साथ, तो डेविड कॉचरेन जो हैं वो जाहिर है CBC का अपना स्टाइल है, लेफ़्ट लीन की उनकी है ख़ास आइडियोलॉजी। और डेविड कॉचरेन बाय द वे वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने चंद महीने पहले मिस्टर पन्नू का भी इंटरव्यू किया था। तो उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो या बॉडी लैंग्वेज भी और एक्चुअल लैंग्वेज भी, जर्नलिस्टिक लैंग्वेज भी, वो बहुत लेफ़्ट लीन्ड है। और किसी की लेफ़्ट लीड हो, राइट लीड हो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबकी बात सुनता हूँ, मगर कमेंट्री ज़रूर करता हूँ कि डेविड की जो लैंग्वेज थी, जो केविन ओलीनी का उन्होंने ओवर द वीकेंड इंटरव्यू किया, तो उसमें थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो केविन ओलीनी को ग्रिल करना चाह रहे थे, मगर उल्टा केविन ओलीनी ने उनको ग्रिल कर दिया। लेकिन ब्रायन लिली, मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। ब्रायन लिली एक पुराने दोस्त हैं, तो ब्रायन लिली थोड़े से राइट लीन के, सेंटर राइट के और राइट लीन के हैं। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत ही जानदार राइटर हैं, पत्रकार हैं। तो उन्होंने जब बातचीत की केविन ओलीनी के साथ, उस बातचीत में केविन ने कहा कि भाई मैंने तो अल्बर्टा में $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाया था, कनाडा मेरा देश है, मैं तो कनाडा में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना चाहता हूँ, मगर ट्रूडो को जाना होगा। ट्रूडो की जगह पे केविन ओलीनी ने 2 महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था किसी बकरे को ले आए, वो बेटर होगा
ट्रूडो इज नॉट द सूटेबल पर्सन। सो ये वो बातें हैं जो आजकल हम नए साल के चढ़ते ही आपके साथ कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बन जाना और फिर ऑफिस संभालना अगले मंडे को, ये दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां लाएगा इन नेक्स्ट 2 to 4 years। ये एक बहुत बड़ा भूचाल का सारा मामला है। अच्छी तब्दीलियां आएंगी, बुरी तब्दीलियां आएंगी, ये एक अलग बात है। उनके साथ एलॉन मस्क भी आ रहे हैं। एलॉन मस्क एक ऑल्टरनेट मीडिया की बहुत बड़ी वॉइस है। ऑल्टरनेट मीडिया की बात हो रही है तो जर्मनी में इस वक्त ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी की जो फार राइट की पार्टी है, इसका नाम ही ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी है, AFD, वो भी इस वक्त उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है। उनकी भी बड़ी बातें इस वक्त सोशल मीडिया पे हैं और ये सब बातें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। देखता हूं कि आपके क्वेश्चंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से आना शुरू होते हैं। मैं अभी से आपके क्वेश्चन लेना शुरू करता हूं, बीच बीच में बातचीत भी रहेगी। नदीम कियानी साहब का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रोल ऑफ एलॉन मस्क इन टुडेज जियो पॉलिटिक्स। इंपॉर्टेंट बात की। देखिए, बात तो हम कर रहे हैं इंडिया इंडिया इंडिया, टैरिफ्स, और फिर मैंने बीच में थोड़ा सा तस्करा एलॉन मस्क का की अभी किया और अभी क्वेश्चन भी आ गया नदीम साहब का। तो देखिए नदीम साहब, बात बड़ी सिंपल है। एलॉन मस्क इस वक्त दुनिया की जियो पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका हो रहा है। उसके एक्चुअली जो प्लेटफॉर्म एक्स का, जिसका पहले नाम ट्विटर होता था, लोग आज भी उनको ट्विटर कहते हैं, मैं भी उसको ट्विटर ही बोलता हूँ क्योंकि वो इतना अब इस्टेब्लिश हो चुका है, मगर अब वो एक्स प्लेटफॉर्म है। अब आज ही जैसा मैंने अभी बात की AFD पार्टी की, जर्मनी की, तो AFD पार्टी की वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन, वो जर्मन डॉचे जो एक है उनका जर्मनी का ऑफिशियल स्टेट रन मीडिया, तो उनके साथ बातचीत करते हुए आज सुबह ही वो कह रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो पूरी दुनिया का मीडिया है उसमें उन्होंने जर्मन डॉचे के रिपोर्टर को, जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, जो उनसे बातचीत कर रहा था, उनकी तरफ भी उंगली का इशारा करते हुए कहा कि इंक्लूडिंग योर मीडिया, उन्होंने कहा BBC, उन्होंने कहा सारे का सारा मीडिया अब इस वक्त बायस्ड है। इसीलिए अब एक्स जो है वो दुनिया का ऑल्टरनेट मीडिया बन चुका है। उन्होंने कहा जिस तरह हमारी पार्टी अब ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी है, इसी तरह एक्स जो है वो पूरी दुनिया के मीडिया का एक्स बन चुका है, क्योंकि उस पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और वाकई ही मैं ये बात देख रहा हूँ। ठीक है, एक्स पे मिस इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत सारा ब्लंडर होता है, ना सिर्फ एक्स पे, फेसबुक पे जो मेटा कहलाता है, इंस्टाग्राम, सारे मीडिया पे, इवन टिकटॉक पे, जो बाय द वे 19 जनवरी को हो सकता है बैन हो जाए अमेरिका में, क्योंकि अभी कोर्ट ने क्या कहा है वो मुझे मालूम नहीं। हो सकता है कोर्ट उसके बैन को रिस्टोर कर दे, लेकिन अभी तक उसकी सिचुएशन यही है कि वो बैन हो जाएगा। तो एनी हाउ ये सारे के सारे सोशल मीडिया, जिनमें एक्स यानी ट्विटर सबसे इंपॉर्टेंट है, एलॉन मस्क का इस वक्त वो प्लेटफॉर्म है। तो एलॉन मस्क ने फ्रीडम बेतहाशा दी। अब वो फ्रीडम पहले ट्विटर की, जब एलॉन मस्क वहाँ नहीं उसके मालिक हुआ करते थे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला दौर था, तो उस वक्त ट्विटर ने तो प्रेसिडेंट ट्रंप को बैन कर दिया था, मेटा ने बैन कर दिया था, यानी फेसबुक उस वक्त था, उसने बैन कर दिया था सदर ट्रंप को, उसको सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब दोनों प्लेटफॉर्म घुटने टेक के सदर ट्रंप के आगे सजदे दे रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। खैर एलॉन मस्क का तो खैर अब उनके साथ साथ है, वो जैसे ही 20 जनवरी को ऑफिस संभालेंगे सदर ट्रंप, और उम्मीद है कि ये जो नया महकमा बन रहा है जिसके एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जो उसके हैं केयर टेकर होंगे, तो वो तो एक अब वो अमेरिकन गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे एलॉन मस्क, मगर उसके बगैर भी वो एक बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट है इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स पे। अब देखिए, उन्होंने AFD के लिए कह दिया था कि AFD सेव करेगी जर्मनी को। वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर और इंग्लैंड की लेबर सरकार के खिलाफ रोज़ उनके 2-3 ट्वीट आए होते हैं, और उन ट्वीट्स को, वो 2-1 ट्वीट्स होते हैं बड़े बड़े शॉर्ट से एलॉन मस्क के, वो कोई लाखों में रीट्वीट होते हैं, और उनका जो व्यूअरशिप होता है वो मिलियंस एंड मिलियंस में होता है।
तो ये जो अब बड़े बड़े जुगादरी मीडिया हाउसेस थे, बीबीसी, CNN, अब नया जो एक और प्रोपेगेंडा माउथपीस है अल जजीरा, ये सब के सब फेल हो गए हैं। लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते, जनता इन पे ट्रस्ट नहीं करती। मैं आपको दावे से कहता हूं, अमेरिकन जनता, कैनेडियन जनता, यूरोपियन जनता अब इनको लिफ्ट नहीं कराती, और ये मीडिया हाउसेस बुरी तरह बैंकरप्ट हो रहे हैं। इनमें से कई मीडिया हाउसेस जो लेफ्ट के हैं वो हाथ बांध रहे हैं बैकडोर एलॉन मस्क के साथ। वो कह रहे हैं कि भाई तुम बाय कर लो हमें, तुम जैसे चाहे चलाना, इससे पहले कि हम डूब जाएं तुम बाय कर लो। तो एलॉन मस्क बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग मीम्स लगा के वो कहते हैं कि इज दिस मीडिया हाउस फॉर सेल, आई कैन बाय इट। तो फिर वो बाय भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भी ये राज पा लिया कि मैं दुनिया की जियो पॉलिटिक्स पे अब जो असर डाल रहा हूँ वो डायरेक्ट ट्विटर के राह ही डाल रहा हूँ, और वो पढ़ रहा है। और चूंकि दुनिया की जनता तंग आ गई है, इवन आप पाकिस्तान, भारत, हमारे साउथ एशिया के देशों को देख लीजिए, पाकिस्तान की जनता वो ट्रस्ट नहीं करती पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस पे। जब से इमरान खान की ज़्यादातर सपोर्टर जनता तो पाकिस्तानी ज़्यादातर इमरान खान के सपोर्टर हैं, तो वो अब ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, इसी तरह भारत में जितने पुराने कन्वेंशनल मीडिया हाउसेस थे, या तो वो चेंज हो गए, उनका माइंडसेट चेंज हुआ। जैसे एनडीटीवी की मिसाल आपके सामने है, उसको मोदी जी के लोगों ने फिर बाय किया, चूंकि वो इतना उनका बुरा हाल हो गया, और वो भी अपना सब कुछ बेच के चले गए, चूंकि वो भी एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग थे, जो एनडीटीवी के पहले लोग थे। लेकिन जब पैसा देखा उन्होंने आते हुए, तो वो कौन सी आइडियोलॉजी, तो उन्होंने भी बेच बचा के पैसे पकड़े, उनके जो एडिटर्स, ओनर्स जो थे, उन्होंने भी मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर जेबों में डाले। काहे कि ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी, ये जो आज के सोशलिस्ट हैं, ये सबसे बड़े इस वक्त के साम्राज्य हैं। अभी जगमीत सिंह को आप देख लीजिए, ये जो छोटे छोटे सोशलिस्ट हैं ना, ये इनको आप $2 मिलियन की पेंशन पैकेज दे दीजिए, ये चेंज हो जाते हैं। अगर कोई $10 मिलियन दे देंगे तो ये और चेंज हो जाएंगे। तो सारा खेल पैसे का है, बाकी सब ये कहने कहलाने की बातें आज के समय में रह गई है। मैंने थोड़ी बात लंबी कर दी नदीम साहब, लेकिन ये है एलॉन मस्क का इफेक्ट आज की पॉलिटिक्स पे। क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे जैसे क्लिप्स को जी का एक क्वेश्चन है, शुड NRI कंसिडर टू मूव बैक एज देयर आर नो जॉब्स, व्हेन विल वी हैव इनफ जॉब्स, आर एक्सेस ऑफ इमिग्रेशन गोइंग टू वेकेंट कंट्री इन 2025। देखिए भाई क्लिप जो भी आप हैं, अब मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर ये क्वेश्चन यहाँ देखूँ, चूँकि इसमें कई क्वेश्चन हैं आपके। पहला कि NRI को आ जाना चाहिए वापस। बहुत सारे NRI भारत वापस जा रहे हैं जैसे जैसे भारत आगे तरक्की कर रहा है। लेकिन देखिए, NRI होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आए थे। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, भारत से बहुत सारे ऐसे लोग भी गए जिनमें टैलेंट था और वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी चाह रहे थे, मगर इसके साथ साथ वो टैलेंट ये भी चाह रहा था कि अपना आप मनवाए। सिर्फ पैसा कमाने का मामला नहीं होता। तो NRI अब अपना आप मनवा चुके हैं। लेकिन देखिए, फ्रैंकली, आपने साथ इमिग्रेशन की बात भी जोड़ी, तो इमिग्रेशन यहाँ पे H1B वीज़ा की कंट्रोवर्सी चल रही थी। बाय द वे, यहाँ पे चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दीली होती हैं। दिसंबर के लास्ट 2 वीक में इतना हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदूज इन अमेरिका चल रहा था, इवन हेयर इन कनाडा टूवर्ड्स हिंदूज इन कनाडा। फिर जैसे ही वो न्यू ऑर्लिन में टेररिस्ट अटैक हुआ 1 जनवरी 2025 को, तो लोग एकदम से वो भूल गए, न्यू ऑर्लिन और इस्लामिस्टों की तरफ चल पड़े। फिर वो 5-6 दिनों बाद यहाँ ट्रूडो ने इंटेंट ऑफ रेजिग्नेशन शो किया, तो सब लोग उसकी तरफ, उस बात की तरफ चल पड़े। वो इस्लामिस्टों की टेररिज्म भी भूल गए, जो हेट्रेड चल रहा था हिंदुओं के खिलाफ वो भी भूल गए। यानी 5 दिनों में जैसे मीडिया आपको किसी तरफ लेके चलता है, तो फिर जाहिर है सोशल मीडिया तो फिर एम्पलीफाई कर देता है। अच्छा, मीडिया नहीं किसी तरफ लेके चलता। अब एक इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट ये हुआ कि न्यू ऑर्लिन्स में टेररिस्ट अटैक हुआ, तो जाहिर है हर एक ने रिपोर्ट करना है, उस पर बातचीत चली, एकदम से वो चला। फिर ट्रूडो की रेजिग्नेशन उसके 5-6 दिन बाद हुई, तो वो डिस्कशन चल पड़ी। फिर कोई 7-8 जनवरी को ये लॉस एंजलिस की जो
आग है वो फैलनी शुरू हुई और वहाँ पे ये ट्रेजेडीज होना शुरू हुई। तो आप देख लीजिए 7-8 जनवरी से आज तक यही बात चल रही है। और अब मतलब 1-2 दिनों से वो सदर ट्रंप के ओथ लेने की तैयारियां हैं। तो जो भी नैरेटिव बनता है वो इतनी तेज़ी से चेंज होता है वर्ल्ड वाइड कि आज की फास्ट पेस दुनिया में पता ही नहीं चलता कि किस वक्त क्या हो गया। तो आपका जो क्लिप्स भाई जो भी आप हैं, आपका जो क्वेश्चन था कि एनआरआई को मूव बैक करना चाहिए, वहाँ तो जॉब्स नहीं है। जॉब्स अभी अमेरिका में बहुत हैं, कनाडा में थोड़ा सा इशू बनने वाला है, लेकिन जो हाईटेक जॉब्स हैं जो भारतीय हमारे करते हैं तो वो तो बहरहाल वो तो ख़त्म नहीं होने वाली फ्रैंकली। तो भारतीय तो सिर्फ अब वापस इसलिए जा रहे हैं कि वो वेल सेटल्ड है और भारत भी बहुत आगे जा रहा है तो उसमें अपना योगदान डालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मिलियंस एंड मिलियंस लोग रहेंगे, क्योंकि देखिए अब एनआरआई नहीं है सिर्फ, वो अमेरिकन हैं, वो कैनेडियंस हैं, वो यूरोपियंस हैं, वो ऑस्ट्रेलियंस हैं। तो उनका भी इन देशों पे उतना ही हक है जितना इन देशों में रहने वाले कोट अनकोट जिनको हम सेटलर्स कहते हैं उनका है। देखिए ये देश जो है ये भी बेसिकली कोई जमांदरू कोई ओन सेटलर्स कोट अनकोट वाइट नहीं करते। ये देश भी तो सेटलर्स ने बसाए थे, उनकी 5वीं 6ठी जनरेशन ने, आज से कुछ की हो सकता है 8-10 जनरेशन पहले यहाँ पे लोग आए थे। वही कोई रफली 300 साल पहले जब अमेरिका कनाडा में फ्रेंच, आयरिश, ब्रिटिश आना शुरू हुए, धीरे धीरे उन्होंने बसाया। तो अब भी जो हमारी बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी तो अब 100 सालों से आ रहे हैं, तो उनकी भी तो कई जनरेशन्स होगी। ये देश उनका भी उतना ही है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस देश की ओनरशिप जो हम सब यहाँ बसते हैं उनको लेनी चाहिए। जैसे मैं 26 बरस पहले आया, मेरी फैमिली आई, तो वी टेक द ओनरशिप ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री। हम इस देश के उतने ही इक्वल सिटीजन्स हैं जिसका प्यारा नाम कनाडा है, जितने यहाँ पे 250 साल पहले रहने वाले लोग थे। अब उनकी जनरेशन्स आ गई हैं, अब हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ रही हैं। तो दैट्स द वे इट इज़। फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे रहते हुए अलग से अपनी दुनियाएं ना बसाएं, बना लें थोड़ी बहुत जो होती है अपने कल्चर की, मगर ये ना हो कि हम कनाडा के अंदर अपने खौफनाक वाले गैटोस बना रहे हों। एक ज़माने में यहाँ पे इटालियन गैटोस भी थे, स्पेनिश गैटोस भी थे, पुर्तगीज़ के गैटोस भी थे, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर के लोग थे। उनकी नई जब जनरेशन आई तो उसमें घुल मिल गई, तो वो फिर अब पता ही नहीं चलता कोई पुर्तगीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो बड़े हो गए तो वो को पुर्तगीज़ हैं, या जो यूक्रेनियन बैकग्राउंड के अपने कलर की वजह से, अपने जुदा क्रिश्चियन फेथ की वजह से, वो तो पता ही नहीं चलता। लेकिन हम जो भारतीय बैकग्राउंड के हैं, चाहे वो हिंदू बैकग्राउंड के हों, चाहे वो सिख बैकग्राउंड के हों, या साउथ एशियन मुस्लिम्स हो, या मिडल ईस्टर्न मुस्लिम्स हो, हमारे जो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, बल्कि कुछ के तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, मगर इसके बावजूद मैं उन सबको यही सलाह देता हूँ कि आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी रखना चाहते हैं रख लें, मगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी प्रायोरिटी एज कैनेडियन, एज अमेरिकन, एज यूरोपियन, कैनेडियन होनी चाहिए, अमेरिकन होनी चाहिए, यूरोपियन होनी चाहिए। बैक उनकी बातें करने में कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे 5-5 नस्लों से यूक्रेनियन बैठे हुए हैं। जैसे ही ये यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई है तो वो यूक्रेन के मसले पे वो फट से आगे आए, यूक्रेन 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 कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यूज़ जो हैं वो भी 4-5 जनरेशन से रह रहे हैं। ज़रा सी इजराइल की बात आती है तो वो फट से आगे आते हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय अपने भारतीय कल्चर की या भारतीय जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि ये लॉयल नहीं है कनाडा अमेरिका के साथ, ये यहाँ पे जो है इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इजराइलियों से, ज्यूज़ से तो कोई ये नहीं कहता, यूक्रेनियन से तो कोई नहीं कहता, लेकिन क्यों ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को कहा जाता है? तो ये हैं वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज जिनके आस्ता आस्ता हमें जवाब ढूंढने होंगे, इन पे बहसें करनी होगी। थोड़ी बात लंबी खिंच गई क्योंकि आपके क्वेश्चंस ही इतने इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं, मैं क्वेश्चंस को ही एड्रेस करूंगा। देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। मिथिलेश कुमार जी ने पूछा है, ट्रूडो का पार्टी का नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा, कौन बनने का उम्मीद है, किसके बनने की उम्मीद है, या न्यू इलेक्शन होने
के चांस हैं। देखिए इलेक्शन तो होने ही होने हैं ना, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो मतलब हमारी डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? ये क्वेश्चन नहीं है कनाडा में कि इलेक्शन नहीं होने। कनाडा में इलेक्शन अक्टूबर 2025 की तो डेट तय है। अब सिर्फ ये कोशिश हो रही है कि ट्रूडो के जो इंटेंट ऑफ रेजिग्नेशन शो करने के बाद अब उनकी नई लीडरशिप रेस चल रही है, जो मार्च के सेकंड वीक तक नया लीडर आ जाना चाहिए। 24 मार्च तक पार्लियामेंट प्रोरोग है, तो होपफुली ये नया लीडर आ जाए, फिर ट्रूडो रिज़ाइन कर दे, फिर इलेक्शन थोड़े अर्ली हो जाए, मई में हो जाए। लेकिन अगर ट्रूडो ने थोड़ा उसको पार्लियामेंट को एक बार और प्रोरोग कर दिया तो और खिंच जाएगी बात। जो मर्जी ट्रूडो करता रहे, ये सब पॉलिटिकल गिम्बिट्स होते हैं। इलेक्शन तो अक्टूबर 2025 को या उससे पहले किसी समय हो जाएंगे। अब लीडर कौन बनेगा? अब यूं लग रहा है कि लीडर बनने के लिए जो रेस चल रही है उसमें हमारी चंद्रा आर्या भी हैं, उसमें एक नाम बड़ा क्रिस्टिया फ्रीलैंड का सुन रहे हैं, और एक बड़ा नाम जो है वो मार्क कैनरी का है। और मार्क कैनरी का भी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंटरव्यू अमेरिकन कॉमेडियन शो में आया था, तो जिसमें उनका इमेज बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो मार्क कैनरी की मैंने पहली बार बातें सुनी किसी फ्रैंक इंटरव्यू में, तो मैं थोड़ा सा कन्विंस हुआ कि एटलीस्ट अगर मार्क कैनरी बनता है लिबरल का लीडर, और लिबरल का मैं सपोर्टर तो नहीं हूँ ना, तो मैंने उनको वोट देना है, तो मैं एटलीस्ट इस बात से खुश था कि ये बंदा जितना भी मतलब ज़ाहिर है पॉलिटिशियन जो सारे ड्रामेबाजी होते हैं, मार्क कैनरी जितना मर्जी बड़ा ड्रामेबाज बन जाए, आफ्टर ऑल ये इकोनॉमिस्ट रहा है। ठीक है, ये ग्लोबलिस्ट इकोनॉमिस्ट था, मगर मार्क कैनरी की बातचीत सुनते हुए थोड़ा सा एक मैच्योर हमें इम्पैक्ट मिलता है। यकीन कीजिए ट्रूडो 9 साल रहा है प्राइम मिनिस्टर, वो जिस तरह बोलता है, जिस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो इतनी पथेटिक है। मतलब मैं पर्सनली उसको कभी भी ये नहीं समझ सका कि ट्रूडो कनाडा का कोई ग्रेसफुल प्राइम मिनिस्टर है। इनफैक्ट दिस इज़ माय डायलेमा ड्यूरिंग हिज टेन्योर। वो टेन्योर अभी भी चल रहा है, वो टेन्योर तो तभी ख़त्म होगा जब ये रिज़ाइन करेगा, और हो सकता है फिर दोबारा आ जाए। तो कौन बनेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, या सॉरी जो हमारा पार्टी लीडर? हो सकता है पार्टी लीडर प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए बन भी जाए, तो वो लगता यही है कि लिबरल की तरफ से मार्क कैनरी शायद होगा। लेकिन क्रिस्टिया फ्रीलैंड जब अभी मैदान में आने का ऑफिशियल ऐलान करेगी तो उनकी कैंपेन कैसी चलती है इससे भी पता चलेगा। उनका भी बहुत वेट है, उनके पीछे भी कॉकस के बहुत सारे लोग हैं, तो उनके बनने के चांसेस भी 50% है। तो मैं कहूँगा कि जो मुझे दिख रहा है मार्क कैनरी या क्रिस्टिया फ्रीलैंड 50% दिख रहा है। जी क्वेश्चंस और भी बहुत आ रहे हैं हमारे पास। तो ज्योति गुप्ता जी का है कि इज़ इट द कार्मा ट्रूडो फेसिंग? मैंने पिछले अभी अपने लाइव शो में दो रोज़ पहले कहा था कि ये जो कर्मा है, ये कर्मा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ये अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव कर्मा है, ये ट्रूडो नहीं फेस कर रहा। ये बदकिस्मती से ट्रूडो की वजह से हम कैनेडियंस को फेस करना पड़ रहा है। तो ये है हमारी ट्रेजेडी, ये है हमारा प्रॉब्लम। तो हम क्या करें, कहाँ जाएं? ट्रूडो की वजह से हम सारे कैनेडियंस इसको फेस कर रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कर रहा, केविन ओलेरी करते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, जगमीत सिंह भी कह देता है अपने पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, हालांकि उसने भी इस कर्मा में ट्रूडो का पूरा साथ दिया है। तो वो भी क्या जगमीत ये कर्मा फेस करेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बातचीत आपसे हो रही है, दो एक क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर हम आज की बातचीत को वाइंड अप करेंगे। सुनील अरोरा जी का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस इन खालिस्तानी कॉन्टेक्स्ट? अच्छा क्वेश्चन है सुनील जी। अभी मैंने कोई 2 रोज़ पहले ANI के साथ बातचीत करते हुए का एक बड़ा सा इंटरव्यू उन्होंने मेरा पब्लिश किया है। उसमें मैंने कहा कि जो फ्यूचर क्या है खालिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। देखिए खालिस्तानी जो इशू है ये 1980s से चला आ रहा है कनाडा में, और कनाडा में इसकी सपोर्ट तब से कैनेडियन सिस्टम के अंदर से बनना शुरू हुई थी। एयर इंडिया बॉम्बिंग हुई 1983 की, उस पर इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन हुई, मगर वो इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से ना हो सकी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए सपोर्ट कैनेडियन सिस्टम में मौजूद है। अब इतने सालों बाद कैनेडियन सिस्टम में खालिस्तानी एलिमेंट्स घुस गए। अच्छा, मैं खालिस्तानी आइडियोलॉजी की जो बात करते हैं, मेरा उससे कोई मतलब इशू नहीं है, वो कर सकते हैं कनाडा में बैठे हुए,
उससे भले से बैड टेस्ट बने, लेकिन वो कैनेडियन राइटर्स जो चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम है उसके मुताबिक वो कर सकते हैं। जो वो नहीं कर सकते और वो करते हैं और उसको कनाडा नहीं रोकता, वो है ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, इवन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। एयर इंडिया क्या था? एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। मतलब 9/11 से पहले एयर एविएशन का सबसे बड़ा एक्ट ऑफ टेररिज्म था। तो ये किया। तो ये है मेरा कंसर्न खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ। वो अपनी आइडियोलॉजी की बात करें तो वो मेरा कंसर्न नहीं है। जब मैं बाहर सड़कों पे निकलता हूँ तो खालिस्तानी सपोर्टर जिस तरह अपनी गाड़ियों में कलाशनिकोव की पिक्चर्स लगाई हुई है, ये है मेरा कंसर्न। जिस तरह इंदिरा गांधी किसे आप नहीं एग्री करते, मैं भी उनके बहुत सारे डिसीजन से एग्री नहीं करता, लेकिन इंदिरा गांधी के जो उनके पुतले को बनाया गया उस पर गोलियां चला रहे हैं, ये जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म है, ये कनाडा में नहीं होनी चाहिए बाय लॉ, और नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम उसको अलाउ कर रहा है। तो मैंने ये कहा था तब भी, ANI को भी, आज भी कह रहा हूँ कि कनाडा इंडिया रिलेशन जो है ना, वो आगे आने वाले दिनों में ठीक होने वाले नहीं हैं। थोड़े शायद बेहतर हो जाएंगे। वैसे आजकल ट्रूडो ने तो उसको लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा दिया है। आगे आने वाले सालों में कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। खालिस्तानी सपोर्टर्स जो नई जनरेशन के लोग हैं वो भारत से नहीं आए हुए। जो खालिस्तानी सपोर्टर्स आए थे उनके जो अब बच्चे हैं वो कैनेडियन पॉलिटिक्स में हैं, कैनेडियन सिस्टम में घुसे हुए हैं, और वो कन्विंस हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कन्विंस हैं कि ये खालिस्तानी हमारे साथ ज्यादती हुई थी। अब वो बच्चे जो हैं मुझे मिलते हैं, कैनेडियन पॉलिटिक्स में हैं, इधर उधर हैं, इंपॉर्टेंट ओहदों पे हैं, तो वो कन्विंस हैं। तो वो अब कैनेडियन है, वो तो कैनेडियन बॉर्न है, सेकंड थर्ड जनरेशन है, तो वो अब इस निज़ाम का हिस्सा हैं। तो वो ये ग्रीवियंसेस या ग्रजेस जो हैं, चाहे वो ट्रू वाली हैं या वो ट्रू वाली नहीं है, वो ये लेके चलेंगे भले से सरकार यहाँ पे कोई बने। तो उससे अब कनाडा अपने आप को बचा नहीं सकता। तो उसकी वजह से कनाडा इंडिया रिलेशन, जब कंजर्वेटिव पार्टी अगर आ गई, वो थोड़े से रिपेयर भी करना चाहेगी, तब भी वो फुल रिपेयर नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, बस वो ऊंच नीच उनमें आती रहेगी। अब भारत को ये सोचना चाहिए कि ये खालिस्तान भारत में नई इशू बनना चाहिए दोबारा से। ये एक ज़माने में तो 80s में बहुत बड़ा इशू था, जो खुद उस वक्त की सरकारों का बनाया हुआ था। कॉन्स्पिरेसी, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, सिद्धू साहब की किताब है, वो आप पढ़ लीजिए। अच्छा, वो इशू अब भारत में ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ, लेकिन भारत में अब फिर थोड़ा थोड़ा वो सर उठाना उसने, उस मसले ने शुरू कर दिया। तो वो भारत की सरकार जाने, भारत जाने, हमें उससे क्या लेना देना। कनाडा में जो खालिस्तानी इशू है, इसकी वजह से हमारा अपना सोशल फैब्रिक काफ़ी अपसेट रहता है, एटलीस्ट हमारे अपने साउथ एशियन कम्युनिटीज़ का। तो वो फिर कैनेडियन प्रॉब्लम है, वो भारतीय प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है मेरा इस मसले पे सीधा सीधा जवाब। तो बहुत सारे आपके सवालात आए और मैं चाहता था कि कुछ सवालात को और भी एड्रेस करता, लेकिन जाहिर है समय होता है, उस समय से हम आगे तो नहीं जा पाते। असल इच्छा ये होती है कि आपके साथ जुड़ा जाए, इन जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज़ पे बातचीत की जाए। जैसा कि मैं आजकल कई दिनों से बार बार लाइव हर शो में कह रहा हूँ कि यहाँ पे अब जियोपॉलिटिक्स के जो इश्यूज़ हैं 2025 की शुरुआत से दुनिया भर में होंगे, और उन जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज़ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नई जो प्रेसिडेंटशिप है उसका और उनकी नई टीम का बहुत बड़ा रोल होगा। अभी अभी मैं जाते जाते वो खबर शेयर कर रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर है, कुछ छोटी बात नहीं है, कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट ऑफिस का ओथ नहीं संभाला, मगर उन्होंने ललकारा था, उन्होंने कहा था कि हेल ब्रोक हो जाएगी अगर ये हॉस्टेज ना छोड़े। तो आज इज़राइल और हमास एग्री कर रहे हैं उनके जो हॉस्टेज की, मेरा ख्याल है कुछ 30-40 के करीब हॉस्टेज रिलीज़ हो रहे हैं, जिस पे जंग चल रही थी इतनी खौफनाक। अब कितने शर्म की बात, अगला व्लॉग में इस पे करूँगा, कितने शर्म की बात है कि बाइडन एंड पूरी दुनिया की लीडरशिप कितनी हिपोक्रेसी का मुजाहरा करते रहे, कि फ़लस्तीन की सपोर्ट भी करते रहे, इज़राइल को भी असला देते रहे, हज़ारों लोग मारे गए, सैकड़ों इज़राइली फ़ौजी भी उसमें हलाक हुए।
कितने शर्म की बात है, जो काम ट्रंप अभी ऑफिस नहीं आया सिर्फ ललकार से हल हो रहे हैं। तो क्या वजह है? क्या ये सिर्फ ललकार है? नहीं, ये ललकार नहीं है, पॉलिसियाँ चेंज हो रही हैं। तो ये पॉलिसियाँ पहले चेंज क्यों नहीं हो सकती थी? अगला व्लॉग इन्हीं इश्यूज़ पे आप देखिएगा। आज की बातचीत लाइव आपके साथ करने का मुझे मौका मिला और आपने देखी सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इस साल राब्ता मुसलसल जुड़ा रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।